नमस्कार। इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट कनिका भारद्वाज जी जुड़ चुकी हैं। कनिका जी, इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ कनिका जी। जी, इस पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 5 सितंबर को जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया गया था और आज सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों वाली बेंच ने केजरीवाल को जमानत दे दी है। जी बिल्कुल, इस पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट जो है, बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड जो जुरिस्प्रूडेंस का लॉ है, जो कहता है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, इसको अपहेल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बेल है वही रूल है और जेल आप सिर्फ एक्सेप्शनली करोगे। इस पर्टिकुलर प्रेसिडेंट को माइंड में रख के सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो सीबीआई का अरेस्ट है वो अनजस्टिफाइड है। सीबीआई हम्म। आज तक एक भी कोई ऐसा ग्राउंड, कोई ऐसा मेरिट नहीं दे पाया है कि क्यों उनको केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की जरूरत पड़ी, और वो भी तब जब ईडी से उनको बेल मिल गई। ईडी के जो हम्म। केस में जब उनको बेल मिल गई, उसके बाद जो सीबीआई है वो एक्टिव हो गई और उन्होंने इमीडिएटली अरेस्ट के लिए अपने जो प्रोसीजर्स है वो फॉलो करने स्टार्ट कर दिए। बट उससे पहले 22 महीने तक सीबीआई एक्टिव क्यों नहीं थी? हम्म। उससे पहले 22 महीने तक सीबीआई को क्यों ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि भाई हमें केजरीवाल जी को अरेस्ट करना चाहिए? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, टाइमिंग्स का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। वो अगर जजमेंट सच में सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने जजमेंट में भी कहा कि गिरफ्तारी का विरोध नहीं है, लेकिन तरीके और वक्त का विरोध है कि जिस तरीके पे और जिस वक्त पर ये गिरफ्तारी की गई। एग्जैक्टली, तो मैं आपको यही बता रही थी कि टाइमिंग्स का बहुत बड़ा मैटर है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोर्ट ने भी ये कहा है कि अरेस्ट में कोई अरेस्ट वाज नॉट इलीगल, या प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज की वजह से जो अरेस्ट हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अरेस्ट है वो लीगल हुआ है, बट जो टाइमिंग्स है वो प्रॉब्लमैटिक है। वो अब ये किसी पॉलिटिकल इशू से प्रेरित है, इंस्पायर्ड है, या क्या इशू है, ये अभी तक जो भी है ये अलग चीजें हैं। बट जो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 41 सीआरपीसी का नोटिस देना होता है। केजरीवाल जो है वो ये जो ऑपोजिट पार्टी है उसका ये जो सबमिशंस है कि 41 हम्म। का नोटिस केजरीवाल जी को मिला और हम्म। उन्होंने कंप्लाई नहीं किया, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। तो ये जो ग्राउंड्स ऑपोजिट पार्टी दे रही है, इस ग्राउंड के बेसिस पे इतने लंबे समय तक किसी को अरेस्ट करना जस्टिफाइड नहीं है, ये हम्म। जस्टिस नहीं है। सेकेंडली, मैं एक चीज और बता दूं कि इसमें अभी चार चार्जशीट जो है वो दाखिल हो चुकी है। 17 के आसपास एक्यूज हैं जिनको एग्जामिन करना है। तो ये जो प्रोसेस है, ट्रायल प्रोसेस है, वो इतना छोटा नहीं रहेगा, वो बहुत लंबा चलने वाला है। क्या पता सालों लग जाए इस केस की जजमेंट आने में। तो क्या हम्म। सालों तक आप एक्यूज को या केजरीवाल जी को आप अरेस्ट रख सकते हो? दिस इज हम्म। नॉट जस्टिफाइड एट एनी एंड, कहीं किसी भी एंड से दिस इज नॉट जस्टिफाइड। दिस इज द रीजन कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये चीज बोली भी है दैट इट इज अनलाइकली दैट ये जो ट्रायल है इसका जजमेंट जल्दी आएगा। अभी ट्रायल प्रोसेस बहुत लंबा चलने वाला है। तो दिस इज नॉट हाँ, जस्टिस कि देखिए, आप सुप्रीम उनको कोर्ट के अरेस्टेड वरिष्ठ रखें। वकील जो केजरीवाल जी की तरफ से थे, अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम दलीलें यहाँ पर पेश की और बताया कि उनके जो अक्यूज है या फिर अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनको जो जेल में रखा गया है, उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है। और जो जस्टिस सूर्यकांत जी हैं और जस्टिस उज्जवल भुइयां जी जो है, उन दोनों के फैसला एक साथ सुनाया गया है और कहा गया कि आगे अगर इस चीज में अगर आज जमानत नहीं मिलती तो लार्जर बेंच की तरफ भी जाया जा सकता था। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। कोर्ट में ये हेयरिंग चल रही थी तो दोनों जो जस्टिस है उनके व्यूज थोड़े अलग थे। जो हम्म। जस्टिस भुवन है उनके जो व्यूज थे वो थोड़े अलग थे, और जो हमारे दूसरे बेंच मेंबर है उनके जो व्यूज थे वो थोड़े से अलग थे। बट अल्टीमेटली जो फैसला आया है वो तो यही है दैट सीबीआई का जो अरेस्ट है वो अनजस्टिफाइड है। हालांकि अभी ऑर्डर सिर्फ डिक्टेट हुआ है, पास नहीं हुआ है। अभी ऑर्डर शाम को जो है वो अपलोड होगा। अभी सिर्फ डिक्टेट हुआ है, तो जहां तक डिक्टेट में हमें जो चीज समझ आ रही है वो यही है कि जो सीबीआई का अरेस्ट है वो अनजस्टिफाइड बोल दिया गया है। केजरीवाल जी को बेल मिल गई है और कुछ कंडीशंस उन पे इम्पोज कर दी गई हैं। कंडीशंस मैं आपको बता दूं, सबसे पहली एक तो वही कंडीशंस रहेंगी जो उनको ईडी के टाइम पे जो बेल मिली थी ईडी उसमें के टाइम पर मिली कंडीशंस थी। है। प्लस उनको 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड देना है।
उसके अलावा उनकी कंडीशन है कि वो अपना जो पब्लिक ऑफिस है, जो ऑफिस वो अपना रिटेन नहीं करेंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे। दूसरा, इस पर्टिकुलर केस के बारे में कोई भी मेरिट पे कमेंट नहीं करेंगे पब्लिक में आके। तीसरा, कोई पब्लिक सार्वजनिक मंच पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी इस पर। किसी भी तरह की कनिका जी, कोई। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आगामी चुनाव, जैसे हरियाणा में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी पर चुनाव प्रचार पर भी रोक लगाई गई है? जी, अभी तक जो ऑर्डर डिक्टेट हुआ है उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा गया कि चुनाव प्रचार पे भी रोक लगाई जाएगी। तो मेरे हिसाब से प्रचार वो कर पाएंगे, क्योंकि ईडी के केस में भी ऐसा नहीं था कि उनके चुनाव प्रचार पे रोक लगाई गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो ऑर्डर पास होगा उसमें भी ऐसी कोई रोक लगाई जाएगी। अभी ऑर्डर डिक्टेट नहीं हुआ है, बट जहां तक जो प्रोसीडिंग्स अभी कोर्ट में हुई है, ऐसी कोई कंडीशन सामने नहीं आई है कि वो प्रचार पे रोक लगा दी जाएगी या वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। बस इतना है कि वो अपना ऑफिस रिटेन नहीं करेंगे। और किसी किसी तरह के मुख्यमंत्री दस्तावेज पर या फिर आने वाली कोई योजनाएं, क्योंकि हमने देखा कि 5 महीने बाद दिल्ली में भी चुनाव है। जी बिल्कुल। तो सारे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो साइन कर सकते हैं, उन पे कोई रोक नहीं है। बस बेसिकली इन केस के रिगार्डिंग जो है वो कोई कमेंट नहीं करेंगे, विटनेस को टैम्पर नहीं करेंगे, इस केस के रिगार्डिंग कोई मेरिट पे पब्लिक कमेंट पास नहीं करेंगे, अपना ऑफिस रिटेन नहीं करेंगे और 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड देंगे। ये जो क्लैरिटी है, ये कंडीशंस की अभी क्लैरिटी है। बाकी जब ऑर्डर एक बार पास हो जाएगा तो शायद और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस है या नहीं है। दर्शकों को अगर आप डिटेल में समझा सके कि दोनों जो जज थे, सूर्यकांत जी और उज्जवल भुइया जी जो थे, उन दोनों के जजमेंट में क्या अंतर था, किस चीज को लेकर अलग अलग उनकी टिप्पणियां थी? जी देखिए, जो जस्टिस गोयल है उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि टाइमिंग्स का बहुत बड़ा इशू है, कि किस जो टाइमिंग्स है अरेस्ट की वो एक बहुत सीरियस मैटर है। उन्होंने साथ ही में हम्म। सीबीआई को भी ये कहा कि आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेयर हो। आपको किसी अ, आपको किसी पिंजरे का कैदी या तोता नहीं बनना है कि आप एक हम्म। पर्टिकुलर जो ओपिनियन है उस पर आप चले जा रहे हो। जस्टिस गोयल ने सीबीआई को भी अपनी ड्यूटी याद दिलाई कि आपको हम्म। इन्वेस्टिगेशन फेयर रखनी है, आपको किसी भी तरह से जो है वो बायसनेस नहीं दिखानी है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में, क्योंकि आप सिर्फ पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पे आप काम नहीं कर सकते। ये भी जस्टिस गोयल ने कहा। इसके अलावा जस्टिस गोयल ने भी कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि इस केस में अरेस्ट की क्या अर्जेंसी है, अर्जेंसी क्या थी अरेस्ट की। बिकॉज आप देखिए, ईडी से जब उनको बेल मिल गई है उनपे, और जो पीएमएलए एक्ट है वहां से बेल मिली थी, वो बहुत ही राउज स्ट्रिंजेंट एवेन्यू कोर्ट जो से है भी उनको एक्ट बेल है। मिल गई थी। बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्ट है। पीएमएलए से बेल मिलना एक बहुत बड़ी बात है, और हम्म। पीएमएलए से अगर बेल मिल गई तो यहाँ पे दोबारा से उनको अरेस्ट कर दिया जाना तो ये जस्टिफाई नहीं होता। तो जस्टिस गोयल ने कहा है दैट आई फेल टू अंडरस्टैंड द अर्जेंसी ऑफ अरेस्ट, सो इट इज नॉट जस्टिफाइड। साथ ही में जो दूसरे हमारे बेंच के जो जस्टिस है वो थोड़ा सा इस व्यू से सहमत नहीं रखते, और वो कहते हैं कि अर्जेंसी थी अरेस्ट की, क्योंकि जब कोई भी एक्यूज, और खासकर ऐसा एक्यूज जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है, जैसे कि केजरीवाल है, वो लीडर है, वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पर है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो है वो 41 सीआरपीसी के नोटिस की कंप्लायंस नहीं करता, या बार बार समन्स आने पे भाग जाते हैं, या कॉपरेट नहीं करते, तो उस केस में जो है वो अरेस्ट होना जस्टिफाइबल है, वो जस्टिफाई करता है अरेस्ट होना। तो इस तरह के जो डिफरेंट व्यूज वो सामने आए, पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि अल्टीमेटली जो फैसला है वो यही है कि सीबीआई ने जो अरेस्ट किया वो जस्टिफाइड नहीं माना गया। देखिए, ईडी ने 7 से 8 समन उनको भेजे थे जिस समय उस वो कॉर्पोरेट कॉपरेट नहीं कर पा रहे थे उनके साथ। जिसके बाद अब सीबीआई के केस में भी क्या करने का जी, ऐसा हुआ है उनको कोई समन भेजा गया और उन्होंने कॉपरेट नहीं किया हो? नहीं, सीबीआई के केस में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने कॉपरेट नहीं किया। बस सीबीआई के केस में, क्योंकि वो ऑलरेडी उस टाइम पे अरेस्टेड थे, हम्म। पीएमएलए एक्ट में वो ऑलरेडी अरेस्टेड थे, और जब उन्हें पीएमएलए एक्ट में बेल मिल गई उसके बाद सीबीआई जो है वो एक्टिव हुआ। तो ऐसा नहीं था कि हम्म। वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे या कॉपरेट नहीं कर रहे थे। हालांकि सीबीआई ने ये बोला है कि वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, एंड जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ठीक से अपने जो बयान है वो ठीक से नहीं दे रहे हैं, खुल के नहीं दे रहे हैं। ये हालांकि सीबीआई ने हम्म। एक ग्राउंड बनाया था, बट हम्म। सिर्फ इतना ही था कि वो अपनी जो स्टेटमेंट है वो बार बार चेंज कर रहे थे। पहले हम्म। केजरीवाल जी ने कुछ और बोला था एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, जब वो ईडी के केस में पीएमएलए में अरेस्ट हुए थे तब उनकी स्टेटमेंट्स कुछ और थी।
चेन को लेके कि कौन कितनी चेन है और कितने होटल्स, कितनी बुकिंग है और ये सारी चीजें जो है, इन सबको लेके जो स्टेटमेंट्स थी केजरीवाल जी की पहले कुछ और थी। पहले वो कहते थे कि मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को इन चीजों के बारे में आइडिया ही नहीं है। लेकिन जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की तो बहुत सारे बिल्स खुल के आए, बहुत सारी ऐसी चेन जो है कि पैसा कहाँ से कहाँ गया, वो सारी चीजें जो है वो खुल के आई, जो एविडेंस में है ऑन रिकॉर्ड, तो चार्जशीट में है भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जो स्टेटमेंट थी वो काफी चेंज हो गई थी स्टार्टिंग से लेके, और जब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हुई तब। तो ये जो हमेशा स्टेटमेंट्स में उन्होंने चेंज किया है अपने, एक शुरुआत से ही एक ही स्टेटमेंट पे केजरीवाल जी नहीं टिके हैं। सिर्फ ये एक केस था जिसके लिए सीबीआई ने उनको कहा कि ही इज नॉट कोऑपरेटिंग, एंड उन्होंने ठीक से अपनी जो स्टेटमेंट्स है वो बार बार पलट रहे हैं, इसलिए हमें अरेस्ट की जरूरत है। तो ऐसा नहीं था कि वो भाग रहे हैं या एब्सकॉन्ड हो रहे हैं, समन रिसीव नहीं कर रहे हैं सीबीआई वाले केस में, लेकिन अपनी स्टेटमेंट से बदल जरूर रहे थे बार बार, ये ऑन रिकॉर्ड है। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी जमानत दिलवाई थी, और जमानत के बाद वो बाहर निकले। आम आदमी पार्टी से एक नारा आया था, सत्यमेव जयते। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो अभी आई है, आम आदमी पार्टी का पहला रिएक्शन आ चुका है, और उन्होंने कहा है कि सत्य पराजित हो, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, सत्यमेव जयते करके। तो केजरीवाल जी जो हैं वो कब तक बाहर आ सकते हैं जेल से, तिहाड़ से कब तक बाहर आ सकते हैं? जी देखिए, आज जो है वो ऑर्डर मेरे हिसाब से अब डिक्टेट हो गया है, तो ऑर्डर आज ही पास भी हो जाएगा रिटन में, और सिग्नेचर्स भी हो जाएंगे आज ही, और मुझे लगता है कि शाम तक वो ऑर्डर अपलोड भी हो जाएगा। तो जहां तक उम्मीद है, आज या कल में जो केजरीवाल जी हैं वो जेल से बाहर आने की उनकी उम्मीद है। हम्म। देखिए, जस्टिस ने जिस तरह से कहा कि आप तोता मत बनिए, हमें एक पुराना किस्सा भी याद आ रहा है कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था, सीबीआई को तोता बताया था। तो क्या वापस से इन क्षेत्रीय पार्टियों को, या फिर जो कमजोर दल है, जो राष्ट्रीय दल नहीं बन पा रहे हैं, किसी तरह की एजेंसी, हमारी एजेंसी हैं जो किसी तरह के दबाव में काम करती हैं या इस तरह का कुछ कार्य करती हैं? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी, जो एजेंसीज हैं कहीं ना कहीं देखिए, जब जजमेंट पास होती है तो स्टेट ऑफ अफेयर्स का तो रोल रहता ही है। जब कोई भी, अब जैसे अगर आप सीबीआई की स्पेसिफिकली बात करें तो स्टेट ऑफ अफेयर्स का रोल आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, स्टेट ऑफ अफेयर्स का रोल तो रहेगा ही रहेगा। और अगर जहां तक इंडिपेंडेंसी की बात की जाती है कि सीबीआई इंडिपेंडेंटली केस हैंडल कर रही है, फेयरली हैंडल कर रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। और इसमें इसमें कोई डाउट मुझे आज की डेट में नहीं लगता। हाँ, ऐसा है कि सारे केसेस में नहीं है, ओनली कुछ केसेस में, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखिए, आप ऑर्डर में स्पेसिफिकली जज ने ये बोला है कि अर्नब गोस्वामी के केस में भी ये चीज बोली गई थी, कि लॉ कैन नॉट बी यूज्ड फॉर टारगेटिंग हैरेसमेंट। ये स्पेसिफिकली कोट किया गया था अर्नब गोस्वामी जी के केस में। आज दोबारा ये जो प्रेसिडेंट है वो केजरीवाल जी के केस में यूज किया गया है, और कोर्ट ने फिर ये बोला है कि लॉ कैन नॉट बी यूज्ड फॉर टारगेटिंग हैरेसमेंट। आप किसी को टारगेट करके उसको हैरेसमेंट करने के लिए आप किसी को जेल में नहीं रख सकते हो, ना ही उनके अगेंस्ट। अगर आप देखेंगे, हम एविडेंस की बात अभी नहीं करेंगे कि क्या एविडेंस है क्या एविडेंस नहीं है, वो प्रोसेस ऑफ ट्रायल है। तो ट्रायल में पता चलेगा कि केजरीवाल जी बाइज्जत बरी होते हैं कि उनको लायबल माना जाता है। बट जहां तक जेल की बात आती है, तो इतने लंबे टाइम तक जेल में रखना उनको, उसका जो रीजन है वो आज भी अगर आप देखोगे तो आपको रीजन मिलेगा नहीं कि क्यों, वाई ही हैज बीन अरेस्टेड इतने लंबे टाइम के लिए। वो भी सीबीआई ईडी के केस में समझ आता है, ईडी के केस में वो अरेस्टेड थे, समझ आता है क्यों अरेस्टेड थे, प्रोसेस चल रहा था, चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, ताकि वो विटनेस टैंपर ना कर पाए या इन्फ्लुएंस ना कर पाए, क्योंकि एक प्रॉपर चेन जो है वो खोज के निकालनी थी ईडी के केस में, पीएमएलए में, तो ताकि वो टैंपर ना कर पाए, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस ना कर पाए, तो इसलिए उनको जेल में रखना जरूरी था। बट सीबीआई वाले केस में अगर आप देखो तो उनको क्यों, अर्जेंसी क्या थी उनको जेल में रखने की, जब पीएमएलए से जो है वो बेल मिल गई है विद स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस। इतनी स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस उनको दी गई थी कि आप, बहुत सारी कंडीशंस थी कि आप ये नहीं करोगे ये नहीं करोगे। तो जब इतनी सीवियर जो कंडीशंस है, उसके बाद सीबीआई 22 महीने बाद उठ के आता है और बोलता है कि नहीं भाई, हमें तो अरेस्ट करना है, तो अर्जेंसी ऑफ अरेस्ट कहाँ है? सो दिस वाज द एंटायर केस। जो आप जैसे आप इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं, तो इन्हीं सब जो टाइमिंग्स है सीबीआई की, और जो फेयरनेस की बात होती है कि आप एक पिंजरे का तोता हो, जो जब ये कोर्ट ने बोला, तो जो टाइमिंग्स आप इस केस में देखोगे, केजरीवाल जी के केस में, सीबीआई के मैटर में स्पेसिफिकली, साफ साफ दिखता है कि ये इन्फ्लुएंस होके आगे काम कर रहे थे। देयर वाज सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस,
हो सकता है पूरा इन्फ्लुएंस ना हो, बट सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाज 100% देयर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तोता वर्ड मेंशन किया गया है? अगर मेंशन किया गया है तो ये वाकई एक बहुत तल्ख टिप्पणी है सीबीआई के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। जी, ये जस्टिस भवन ने नरेट जरूर किया है पूरे कोर्ट के सामने। अभी ऑर्डर में स्पेसिफिकली आएगा या नहीं वो तो ऑर्डर आने के बाद हमें पता चलेगा, बट ये पूरे ओपन कोर्ट में ये स्पेसिफिकली जो है ये नरेट किया गया है, और मुझे लगता है ये ऑर्डर में आएगा भी, क्योंकि जस्टिस भवन जी ने पूरा एक प्रॉपर पैराग्राफ दिया है, पूरा एक प्रॉपरली सीबीआई को समझाया है कि आप फेयर इन्वेस्टिगेशन करिए, आप पिंजरे का तोता मत बनिए। ये सीबीआई के ऊपर बहुत तल्ख टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ईडी का जो केस था वो काफी लंबा चला था, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि सीबीआई ने जल्दबाजी की केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने में? देखिए, जल्दबाजी की या नहीं की, लेकिन एक कोई उन्होंने एक अपना कोई केस नहीं बनाया अरेस्ट करने के टाइम पे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, साथ में टाइमिंग जो है अरेस्ट करने की, जैसा कि हम बार बार इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि 22 महीने बाद क्या उनको अर्जेंसी आई कि भाई हमें तो अरेस्ट करना है। क्योंकि सीबीआई के पास जब मैटर आता है वो बहुत ही सीरियस मैटर होता है, एंड जो मैटर होता है वो अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट होता है। जब भी सीबीआई को कोई केस सौंपा जाता है तो आप जी। इम्पोर्टेंट समझिए, अगर कोई ऐसा कोई हम्म। केस है जो अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट है तो सीबीआई को तो इमीडिएटली स्टार्टिंग से ही अरेस्ट कर लेना चाहिए था। हम्म। वाई दे वर वेटिंग फॉर सो मच टाइम पीरियड, इतने लंबे समय तक वेट करने का कोई ग्राउंड नहीं है उनके पास। और उसके बाद immediately after, when the Kejriwal ji got bail from ED case, immediately they got active and उन्होंने बोला कि हमें केजरीवाल जी को अरेस्ट करना है। सो ये जो सारे टाइमिंग्स हैं इस केस के, ये सबसे बड़ी जो सीरियस मैटर्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे सीरियसनेस जताई है साफ साफ कि बहुत सीरियस चीजें हैं ये। तो सीबीआई जो है, मैं समझती हूँ कि सीबीआई जब काम करती है तो इस तरह से काम करती है इस केस के लिए जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, तो इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए था। मुझे लगता है कि डिले किया अरेस्ट में, ये सीबीआई जाने की डिले किया है उन्होंने, क्या किया है अभी जो भी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है, बट ये जरूर है कि उन्होंने जल्दबाजी का, तो मुझे नहीं पता कि जल्दबाजी की है अरेस्ट करने में या नहीं, बट कोई ग्राउंड नहीं बनाए उन्होंने अरेस्ट करने की, कोई अर्जेंसी वो शो नहीं कर पाए। देयर इज नो मेरिट ऑन रिकॉर्ड कि उनको अरेस्ट करना भी चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन नहीं है कि जल्दी अरेस्ट कर लिया या लेट अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट जस्टिफाइड था या नहीं जस्टिफाइड था, ये क्वेश्चन है। जहां तक अभी सुप्रीम कोर्ट ने बता ही दिया है कि जो अरेस्ट था वो जस्टिफाइड नहीं था। देखिए, जिस तरफ से दिल्ली शराब घोटाले को लेकर 100 करोड़ की बात उठाई गई थी, जिसपे आरोप लगे थे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से और दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी नाम उसमें शामिल था, मनीष सिसोदिया का भी नाम शामिल था, कि उन पैसों को गोवा इलेक्शंस में यूज किया गया है। तो अब आने वाले समय में सीबीआई किस निर्णय पर पहुंच सकती है? क्या वापस से सीबीआई अपील करेगी, या इस केस में आगे क्या हो सकता है? और अभी दोबारा अपील करने का जो राइट है वो है सीबीआई के पास। सीबीआई कैन गो इनटू अ लार्जर बेंच एंड अपील दिस ऑर्डर। तो अपील चैलेंज कर सकती है इस ऑर्डर को, ये राइट है उनके पास। सेकेंडली जो ट्रायल की बात आती है, क्योंकि एविडेंसेस तो चार्जशीट में सीबीआई लगाएगी ही, जो जितने भी एविडेंस मिले हैं, जैसे होटल के जी। बिल्स मिले हैं, जो चेन मिली है, और XYZ जो भी एविडेंस है, वो तो चार्जशीट में पूरा केस बना हुआ है, राइट। तो उसमें अगर एडिशनल कुछ फाइल करना होगा तो सीबीआई अपने हिसाब से फाइल करेगी। तो वो जो चीजें हैं वो तो जब सारे विटनेस एग्जामिन हो जाएंगे और सारा क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद ही जो जजमेंट है वो सामने आएगी कि वेदर केजरीवाल जी वॉज इनोसेंट और नॉट। बट अभी जो ये ऑर्डर पास हुआ है केजरीवाल जी के फेवर में, आम आदमी पार्टी के फेवर में, सीबीआई के पास राइट है कि वो चैलेंज करे, और मेरे हिसाब से ये लार्जर बेंच में चैलेंज होगा भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। ये पूरी सीबीआई की जो प्रोसीजर्स हैं जी। उसको उसके बारे में बात है, देश के नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात है, और जितनी भी सबसे बड़ा जो प्रोसीजर है, ट्रायल प्रोसीजर, कि अरेस्ट करना है, कब अरेस्ट करना है, टाइमिंग ऑफ अरेस्ट क्या होने चाहिए, पुलिस और सीबीआई की एग्जैक्टली पावर्स क्या है, तो इन सब चीजों पे काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। तो मुझे लगता है ये मैटर लार्जर बेंच के पास वैसे भी जाना चाहिए ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए, बिकॉज इस केस में बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के काफी बार जो इसी पर्टिकुलर केस में जजमेंट्स जो है वो जी। खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। आर्टिकल 21 के तहत भी उनको बताया गया कि लिबर्टी के तहत भी केजरीवाल जी को जमानत मिलनी चाहिए।
जी बिल्कुल, ये उनका फंडामेंटल राइट है, और ये पहले भी कहा गया था कि ये पहले भी आर्ग्यूमेंट रहे थे हाई कोर्ट में भी, और पीएमएलए वाले एक्ट में भी, ईडी के केस में भी ये जो है वो आर्ग्यूमेंट्स रहे थे कि एज पर आर्टिकल 21 उनकी जो लिबर्टी है वो जी सिक्योर करी जाए, और उनको एज पर आर्टिकल 21 उनको जो बेल है वो मिलनी चाहिए। और इस यहाँ पे भी ये ग्राउंड उठाया गया कि उनको बेल मिलनी चाहिए, तो उनको मिली भी बेल। बट द मैटर ऑफ कंसर्न इसकी डिले, अगर जब इतना जस्टिफाई नहीं था तो इतना डिले हुआ क्यों? क्योंकि कोर्ट ने ये भी कहा है साथ में कि अगर अननेसेसरी अरेस्ट है जी। तो एक दिन का अरेस्ट भी नहीं होना चाहिए। एक दिन का अरेस्ट भी बहुत बड़ी बात है। तो जब इतनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट कहता है तो इतने दिन का जो अरेस्ट हुआ उसकी क्या जस्टिफिकेशन है? उसकी हम्म, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है अभी तक। तो जहां हम्म, तक मेरे को लगता है ये मैटर अभी लार्जर बेंच में जाएगा, और जाना भी चाहिए, ताकि हम्म, काफी चीजों पे हमें क्लैरिटी मिल जाए। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर केस में काफी सारे बेंच के अपने अलग अलग व्यूज हैं। सब लोग अपने जी। अलग अलग व्यूज देते हैं, तो एक लार्जर बेंच अगर फैसला लेगा तो वो देश का कानून, देश का प्रेसिडेंट बनेगा। तो आई थिंक हम्म, ये लार्जर बेंच में जाना भी चाहिए मैटर। हम्म। तो पूरी तरीके से हम इस मुद्दे को देखें तो कह सकते हैं कि अभी तक केजरीवाल जी के सर से पूरी तरह से परेशानी या मुसीबत नहीं हटी है, और वो बाइज्जत बरी होते हैं, ये बाद में देखना होगा। बहरहाल कनिका जी, इंडिया टीवी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।